Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज आपका जो चैप्टर नंबर 1 बायो का क्लास 10th का जैव प्रक्रम, इस सीरीज़ में जितने भी बच्चे जुड़े थे जो चल रहा था उसका आज लास्ट लेक्चर है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो आज ये चैप्टर फाइनली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम लोगों को 3 टॉपिक कवर करना है। जो कि सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में आज सबसे पहले वो रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि मानव उत्सर्जन तंत्र। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका वृक्काणु की संरचना। लेकिन मानव उत्सर्जन तंत्र यहाँ पे हम लोग पूरा नोट के साथ पढ़ेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें साथ ही साथ आपको डायग्राम भी बताया जाएगा डायग्राम के बारे में। जो आप वृक्काणु पढ़ेंगे उसमें वृक्कनलिका में भी आपको डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आफ्टर डैट जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट और हेडिंग रहेगा वो है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट, पौधों में उत्सर्जन। हम लोग यहाँ पे मानव में उत्सर्जन भी आज कंप्लीट करेंगे और पौधों में भी उत्सर्जन आज कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप कि जो बच्चे इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हैं वो टॉपिक वाइज पूरा लाइन वाइज पूरा सीरीज़ अच्छे से कवर किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि आज आप लोग का लास्ट लेक्चर है। आफ्टर डैट ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है, हम लोग अगले दिन से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्लास 10th में हैं, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर नंबर 1 जो इसका पहला वीडियो रहा होगा प्लेलिस्ट में बना है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से देखें। बाकी अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। एंड लास्ट टॉपिक के साथ साथ इस चैप्टर का आज एंडिंग भी होने वाला है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन, जिसमें हम लोग सबसे पहले मानव में उत्सर्जन देखेंगे, उसके बाद हम लोगों इसमें पौधों में उत्सर्जन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि उत्सर्जन कहते किसको है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उत्सर्जन की परिभाषा आप देख सकते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो भी आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनकी आपकी शरीर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ओके, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव में उत्सर्जन। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग मनुष्य होते हैं, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, कैसे होता है और उसको बाहर हम लोग कैसे निकालते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर से अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, यूरिया होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र में ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं, देख लेते हैं नीचे नेक्स्ट लाइन में। सामान्यतः वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इन सबको आगे के लेक्चर में हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। सब यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं सबके बारे में हेडिंग वाइज एंड नोट्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, नामांकित चित्र के साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र कैसे होता है। हम लोग वृक्क देखेंगे, मूत्रवाहिनी देखेंगे, मूत्राशय और मूत्र मार्ग भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आगे जो रहने वाला है वो रहेगा वृक्क। ओके, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वृक्क। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं वृक्क, जिसे हम लोग किडनी भी बोल सकते हैं। प्रत्येक मानव वृक्क सेम के बीज के जैसे लगभग, मतलब कि इसमें बोला जा रहा है प्रत्येक मानव में वृक्क सेम के बीज के जैसा लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बताया जा रहा है जो मनुष्य होते हैं उनमें जो वृक्क की आकृति होती है वो सेम के बीज के जैसे होती है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और वो 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। आगे ये एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित रहते हैं। सबसे पहले
इसमें बताया जा रहा है वक्ष गुहा, जैसे कि आपका चेस्ट वाला रीजन हो जाता है ऊपर का। उसके बाद चेस्ट के नीचे वाला जो रीजन होता है वो होता है उदर गुहा, आपके पेट के पास। तो उदर गुहा जो होता है नीचे के साइड कशेरु दंड, मतलब जो आपकी पीछे की हड्डी होती है वहां पे दोनों ओर एक एक स्थित रहते हैं। किडनी जो होती है एक जोड़ी होती है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ये पाई जाती है, जो कि बताया जा रहा है कशेरु दंड के दोनों ओर स्थित होती है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक रीनल धमनी द्वारा रुधिर जाता है तथा केवल एक ही रीनल सिरा द्वारा रुधिर वापस आता है। आगे हम लोग जब डायग्राम अभी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि रीनल धमनी कहाँ है और रीनल सिरा कहाँ है। रीनल धमनी से बताया जा रहा है कि रुधिर आ रहा है और रीनल सिरा से बताया जा रहा है रुधिर वापस जा रहा है। मतलब कि जो रुधिर आएगा वो अशुद्ध रहता है, आपके किडनी में आता है, वृक्क में आता है, रीनल धमनी के माध्यम से आता है वो, वहां पे आपकी किडनी में वो छनता है, आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। आफ्टर दैट रीनल सिरा के माध्यम से वो वापस आपके बॉडी में चले जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मूत्र वाहिनी। इसके बारे में देख लेते हैं। यह पतली मांसल नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं मतलब एक से ज्यादा होंगी, दोनों साइड दो किडनी है तो ये दो नलिकाएं भी होंगी, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है। जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है आपके किडनी में, आपके वृक्क में जो मूत्र का निर्माण हो रहा है तो वो मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय तक जाती है, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा उत्सर्जन। उत्सर्जन की परिभाषा देखी, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग देखा मानव में उत्सर्जन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला जो पढ़ा था वो होता है वृक्क के बारे में। वृक्क के बाद हम लोगों ने पढ़ा मूत्र वाहिनी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको स्पीड बहुत तेज लग रही हो या स्लो लग रही हो तो आप अपने हिसाब से उसको सेट करके देख लेना। बाकी जैसे आपको सारे नोट्स इस चैप्टर के प्रोवाइड हुए हैं, आफ्टर दैट हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 कल से स्टार्ट करेंगे तो हो सके तो उसके भी सारे नोट्स मैं आपको लाइन टू लाइन प्रोवाइड करूंगी। बायो में जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10 के, एंड मेरी कोशिश यही रहेगी टाइमली आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको ये टाइमली सब कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी। बाकी अगर जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप वहां पे जाके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस दिए गए चैप्टर नंबर 1 के अपलोडेड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि आज इस चैप्टर की एंडिंग होने वाली है, तो मैं होप करती हूँ, आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पूरा लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो मेरे साथ नोट्स बनाए थे वहीं से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया आप उसको दोबारा देख सकते हो, बट पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स बनाए हो तो वहीं से काम चल जाएगा। आगे हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होता है मूत्राशय के बारे में, क्योंकि सबसे पहले वृक्क में मूत्र का निर्माण हुआ, उससे जुड़ी हुई थी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से जो मूत्र था वो होते हुए आ जाता है मूत्राशय में। अब हम लोग देखेंगे मूत्राशय में अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यह है खोखला। खोखला है मतलब यहाँ पे आपका मूत्र आके इकट्ठा होगा। मांसल अंग है जो मूत्र को तब तक संग्रहित करता है जब तक वह शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो जाए। मतलब कि जब तक उसमें संकुचन नहीं होता उस थैली में, तब तक वहां पे मूत्र आपका इकट्ठा रहता है। यह 400 ml तक मूत्र धारण कर सकता है। एक बार में ये 400 मिलीलीटर तक का मूत्र स्टोर करके रख सकता है। ये आपके मूत्राशय की बात की जा रही है। लास्ट टॉपिक इसमें का जो रहने वाला है वो है मूत्र मार्ग। आफ्टर दैट हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। मूत्र मार्ग वह अंतिम मार्ग है जिससे होकर मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ये मार्ग है, रास्ता है जहां से जो मूत्र बना हुआ था वृक्क आपकी किडनी में, वृक्क में, अब यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। मूत्र मार्ग में स्फिंक्टर मांसपेशियां होती हैं जो मूत्र के निकलने को प्रेरित करती हैं। मतलब कि जो आपके किडनी में स्फिंक्टर मांसपेशियां होती हैं वही प्रेरित करती हैं कि अब यहाँ से उनको बाहर निकालना है। अब उनमें संकुचन होने लगता है और आपको रियलाइज होने लगता है वो, ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं उत्सर्जन तंत्र की संरचना। आप अपने एग्जाम में इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए, ताकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 10-15 मिनट का हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे हम लोग 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र, आफ्टर दैट किडनी के अंदर वाला भाग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर भी आ चुका है, वृक्काणु की संरचना के बारे में अच्छे से लेबल डायग्राम वर्णन करने के लिए। तो हम लोग वृक्काणु भी अभी देखेंगे और साथ में पादप में उत्सर्जन। क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी रहेगी तो आप लोग पेशेंटली बैठना, ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी, 10-15 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो आप आराम से बैठ के ये सारे नोट्स अच्छे से बनाना और इसको पहले तो समझना। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलो, आप नोट्स बना लेना। सो स्टूडेंट्स, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि रीनल धमनी से अशुद्ध रुधिर आ रहा था। अब आपको इसमें देखना है कि रीनल धमनी कहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे वृक्क धमनी जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है। ये जो वृक्क धमनी है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है जो कि आपके किडनी से जुड़ा हुआ है। ये जाता है वृक्क में, जहाँ पे पाया जाता है वृक्काणु नेफ्रॉन, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, रक्त को छानता है और शुद्ध करता है। उसके बाद जो आपका शुद्ध रुधिर रहता है वृक्क शिरा से बॉडी में चले जाता है। बाकी जो मूत्र का निर्माण आपकी किडनी में हुआ रहता है, ये देख रहे हो आप लोग, मूत्र वाहिनी एक इस साइड है और एक इस साइड है। दोनों मूत्र वाहिनी आमने सामने दोनों आते हैं, जुड़े होते हैं मूत्राशय से, जहाँ पे आपका मूत्र आके इकट्ठा होता है। आफ्टर दैट ये देख रहे हो मूत्र मार्ग, आप लोगों ने देखा था। और यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर कोशिकाएं होती हैं जो मूत्र को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती हैं। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। इनमें अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इनके बारे में। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वृक्काणु के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना। सबसे पहले है बाकी नोट्स की तरह इसका भी हम लोग नोट्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देख लेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं इसमें बोला क्या जा रहा है। वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं से होता है। इससे क्या बताया गया है, जो अभी आप लोग थोड़ा पहले डायग्राम देखे थे ना वृक्क की, उस पर बताया जा रहा है उसका जो निर्माण होता है बहुत सारी वृक्क नलिकाओं से होता है। ओके, वृक्क नलिका मतलब वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आप इसे समझते रहिए। किडनी के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। वृक्क नलिका के 2 भाग होते हैं, देखते हैं। पहला देख रहे हो आप लोग, मैलपीकी कोश है। मैलपीकी कोश में प्यालेनुमा संरचना, बोमेन संपुट, नाम याद रखना, अभी हम लोग आगे देखेंगे, तथा रक्त कोशिकाओं का गुच्छ होता है, मतलब कोशिका गुच्छ होता है। कोशिका गुच्छ में अभिवाही धमनिका रक्त पहुंचाती है, मतलब कि जो किडनी है के अंदर ये पाया जा रहा है वृक्काणु, उसके अंदर जो रक्त लाने का काम कर रहा है वो होता है अभिवाही धमनिका। और अपवाही धमनिका कोशिका गुच्छ से रक्त वापस ले जाती है। कैसे ले जाती है, क्यों ले जाती है, कहाँ जाता है रक्त, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम में। नेक्स्ट है श्रावी नलिका। पहले हम लोगों ने देखा मैलपीकी कोश, अब हम लोग देखेंगे श्रावी नलिका के बारे में। श्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। ओके, 3 भाग बताया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहला है समीपस्थ कुंडलित भाग, सबसे पहला भाग है समीपस्थ कुंडलित भाग। सेकंड है हेनले लूप। तीसरा है दूरस्थ कुंडलित भाग, या फिर इसको यह संग्रह नलिका में खुलता है। संग्रह नलिका क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग क्या है, दूरस्थ क्या है, हेनले लूप क्या है, ये सब हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग नाम याद रखें, प्यालेनुमा संरचना जो आप लोगों ने देखा, बोमेन संपुट, कोशिका गुच्छ, अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका के बारे में, ये सब आप अच्छे से नाम याद रखना। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो लेवल डायग्राम जो आपके सामने है, अभी आप वीडियो में देख सकते हो। वृक्काणु की संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक प्यालेनुमा संरचना जिसको बोमेन संपुट कहा गया था। इसके अंदर आप देख सकते हो ये है कोशिका गुच्छ होता है, ये है कोशिका गुच्छ, आप ऐसे नेमिंग कर लेना इसकी। आफ्टर दैट यहाँ पे है अभिवाही धमनिका, यहाँ से आपका अशुद्ध रुधिर आता है। और आप देख रहे हो अपवाही धमनिका, यहाँ से आपका रुधिर जाता है। तो यहाँ पे जो अब ध्यान से समझना, इसको मैंने इसको नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, आप इसको समझते चलो। अगर आपको समझ में आता है तो साथ ही साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। ओके, जो मैं बोलूँगी उसको लिखते चलना। सबसे पहले एक प्यालेनुमा संरचना होती है,
जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। उसके बाद अभिवाही धमनिका है। ओके, ये अभिवाही धमनिका है, यहाँ से रक्त आता है, कोशिका गुच्छ से रक्त आपका छनता है। ये जो धमनी होती है इसकी जो चौड़ाई ज़्यादा होती है और यहाँ से जो रक्त होता है थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जगह ज़्यादा रहेगी तो रक्त जो होता है ज़्यादा मात्रा में आता है। और ये जो अपवाही धमनिका होती है, जाने का जो रास्ता होता है थोड़ा पतला होता है यहाँ की, तो रक्त जो होता है ज़्यादा मात्रा में आता है और कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि इसकी जगह कम होती है। तो जब यहाँ से कम मात्रा में निकलता है तो यहाँ पे एक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे कोशिका गुच्छ जो होता है यहाँ से आपका सारा रक्त छन जाता है। रक्त छनने के बाद आप देख सकते हो समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए आरोही भुजा मतलब लूप ऑफ हेनले जो होता है, हेनले लूप में आता है। और जब यहाँ पे दबाव पड़ता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, रक्त छनता है, तो इनमें कुछ ऐसे पदार्थ भी आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत आपके बॉडी में रहती है, लेकिन वो भी छन जाते हैं। तो उसका यहाँ पे फिर से पुनः अवशोषण होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो जाता है, अमीनो अम्ल होता है, सोडियम होता है, जल होता है। ये सब चीज़ों का रक्त के साथ छन जाता है और यहाँ पे फिर से उनका पुनः अवशोषण हो जाता है, आपके बॉडी में कोशिकाओं के द्वारा चले जाते हैं। और ये जो अपवाही धमनिका होता है ये यहाँ से आपका ब्लड बॉडी में चले जाता है। आफ्टर डैट यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें ब्लड से छनती हैं उनमें जो भी आपके उपयोगी पदार्थ रहते हैं उनका पुनः अवशोषण हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम, जल, इन सब चीज़ों का पुनः अवशोषण हो जाता है। बाकी आपके जो यहाँ पे छनता है यूरिया बचता है वो आगे जाके संग्रहित नलिका में इकट्ठा हो जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। एंड आगे चलते हैं, हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं जो है पौधों में उत्सर्जन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है। आराम से देखते रहिए, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट भी हो सकता है, बट लास्ट वीडियो है इतना तो हो ही सकता है ना, क्योंकि अगर मैं पार्ट वाइज बनाते रहूँगी 5-5 मिनट का तो कोई मतलब नहीं है। आप पेशेंटली बैठिए और इस पूरे लेक्चर को एक बार में पूरा अच्छे से कवर करिए। एंड आई होप ये सब आपको समझ में भी आ रहा होगा। जहाँ पे ज़रा सा भी डाउट रहा आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप उसको अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड इस चैप्टर का जो भी टॉपिक था मैंने सारा सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। एंड अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको हो सके तो अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी उसका। बट जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो है पादपों में उत्सर्जन। पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों और तनों पर उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा होता है। अगर पौधों में उत्सर्जन जो हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है जो गैसें निकलती हैं पौधों से, अगर वो सारे पौधे से निकल रहे हैं, उनका निष्कासन हो रहा है, तो वो पौधों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों के द्वारा, पत्तियों पे जो पाए जाते हैं उनके द्वारा होते हैं। आई होप कि जो रंध्र है मैंने उसको आपको पहले पढ़ाया है और आप लोग उसको अच्छे से पढ़े होंगे। ओके, अगर नहीं भी पढ़ाया है तो आप उसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, रंध्र के बारे में जो पत्तियों पे पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्रों के। 9th में भी है और आई होप कि 10th में आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखते हैं, पादपों में श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक मात्रा में जल निष्कासित होता है। तो जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल का निष्कासन होता है, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन ही होता है। आगे, रबर पादप से प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग टायर उद्योग, चिकित्सा संबंधित दस्ताने, गुब्बारे आदि के निर्माण में किया जाता है। तो जो पौधे से रबर प्राप्त होते हैं उनका उपयोग जो होता है टायर में किया जाता है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, बट ये पौधों के लिए उत्सर्जन होता है। और इसमें बहुत सारे भी उत्सर्जन में आप देख सकते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पत्तियों को गिराते हैं, ये भी उत्सर्जन में ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े थे और आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आप लोगों को तो अब तक समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पे आपको किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एंड अंडरस्टैंडिंग भी आई होप कि आपको अच्छे से हो रही होगी, सारे टॉपिक आपको समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहता है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लास 10th में बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में।